बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग आज का टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कुछ रेशियोज और फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस जो किया था, वो किया था हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को डिस्कस किया था। वो फार्मूलाज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब जो है कुछ और नए फार्मूलाज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर। लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या है? यहाँ पर जो लिक्विडिटी रेशियो है, देखो, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपके पास, जैसे अभी मुझसे कोई पैसे मांग ले एकदम से, तो मेरे पास कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश के अंदर, और मैं अपनी लायबिलिटी जो है वो पूरी कर सकता हूँ। इसको आप कहते हो लिक्विडिटी। आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, आपके पास अवेलेबल कैश कितना है, या जितनी जल्दी आप कैश का अरेंजमेंट कर सकते हो, इसे आप कहते हो लिक्विडिटी। जैसे अगर लेट सपोज मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, सपोज कर मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बैंक अकाउंट देखोगे, आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, आपके पास कैश कितना रखा हुआ, तो फिर आपकी वो लिक्विडिटी। अगर किसी बिजनेस के अंदर अगर हम बात करते हैं, बिजनेस की लिक्विडिटी क्या है? कि सबसे पहले वो कैश कहाँ से जनरेट कर सकती है। तो सर लिक्विडिटी में आ जाता है कि बिजनेस के अंदर जो वो कैश जनरेट कर सकती है, वो कैसे जनरेट कर सकती है? वो अपना बैंक अकाउंट देखेगी, उसके पास बैंक में कितने पैसे रखे हुए, वहां से कैश जनरेट हो सकता है। इसके अलावा सर वो अपने पास अवेलेबल कैश दिखेगी, जो बैंक के अलावा कहीं और कैश रखा हुआ है, वो भी उसका लिक्विडिटी होगा। इसके अलावा सर फिर वो अपने करंट एसेट्स में देखेगी, किसी किसी से मुझे पैसे लेने तो नहीं है, रिसीवेबल, तो वो रिसीवेबल से अपना कैश जो है वो जनरेट करेगी। जैसे अगर मुझसे कोई पैसे मांग लेता है और अगर मेरे पास नहीं है पैसे, तो मैं ये सोचता हूँ यार मुझे पैसे लेने किससे है? मैं उससे पैसे मांगता हूँ कि यार मुझे अभी पैसों की जरूरत है, मुझे आगे देने हैं, तो मैं अपने रिसीवेबल से कलेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। ये कहलाती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो है कंपैरिजन। यहां पर आ जाता है, पहले आपके पास आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो बेसिकली कहलाता है आपका कंपैरिजन बिटवीन योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये होता है आपका करंट रेशियो। मीन्स के जो आपकी करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज विच इज पेड इन अ 1 ईयर, ठीक है, आपको उसको साल के अंदर अंदर पे करना है। अब आप उसका कंपैरिजन करते हो अपने करंट एसेट के साथ, क्योंकि आप जो कैश जनरेट करोगे अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, वो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कैश जनरेट होगा वो आपके करंट एसेट से ही जनरेट होगा। आप अपनी इन्वेंट्री सेल आउट करोगे, आप अपने रिसीवेबल्स की कलेक्शन करोगे, आपके पास जो बैंक में कैश रखा हुआ है वो देखोगे, आपके पास अवेलेबल कैश ऑन हैंड जो है वो देखोगे। तो आप अपनी लायबिलिटीज को जहां पर कंपेयर कर रहे होते हो अपने करंट एसेट के साथ, ये कहलाता है आपके पास करंट रेशो। और करंट रेशियो जो कंपनीज का होना चाहिए, वो नॉर्मली जो है 1.5 टू 2 होना चाहिए। 1.5 टू 2 होना चाहिए। इट मींस कि आपका करंट रेशियो अच्छा है, आपकी जो पोजीशन है वो एक सिक्योर पोजीशन है, ठीक है। सिक्योर पोजीशन जो है वो आपकी रेशियो इसके दरमियान आना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है कि सिक्योर रेशियो कब होगी। ठीक है।
जैसे सपोज करो आपके अगर करंट एसेट्स है 1 लाख की और आपकी करंट लायबिलिटीज आ रही हैं सपोज कर लो 60,000। अब 1 लाख को जरा 60,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है। जी तो इट मीन्स कि आप एक सिक्योर पोजीशन पे हैं। आप क्या है, सिक्योर पोजीशन पे। अगर लेट सपोज आपकी करंट एसेट जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि आपके 1 लाख है और आपकी जो लायबिलिटीज है वो हम सपोज कर लेते हैं 40,000। इसका मतलब क्या हुआ? 2.5। 2.5। इसका मतलब ये आपकी एक अच्छी पोजीशन नहीं। हालांकि देखा जाए हमारे करंट एसेट्स क्या है, ज्यादा है, और हमारी लायबिलिटीज जो है वो करंट लायबिलिटीज जो है वो कम है। जी लेकिन लेकिन देखो इसमें यहां पर ये है कि जो आपने अपना कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है वो आपने सही तरीके से नहीं किया हुआ। क्यों आपने अपने पास इतने करंट एसेट्स रखे हुए? आपका हम्म जो आपका जो कैश का जो इनफ्लो है वो इसका मतलब ठीक नहीं है। देखो आप चाहते हैं तो आप ज्यादा लायबिलिटीज भी जनरेट कर सकते हो। ज्यादा लायबिलिटीज कब जनरेट होगी? आप इन्वेंट्री की ज्यादा से ज्यादा परचेज करो। जब आप इन्वेंट्री की ज्यादा से ज्यादा परचेज करोगे ऑन अकाउंट तो उससे आपकी सेल्स क्या होगी, इंप्रूव होगी। जी तो 1.5 टू 2 के दरमियान होना चाहिए आपका ये रेशो। 1.5 टू 2 के दरमियान, 2 से ज्यादा भी नहीं हो और 2 से 1.5 से कम भी नहीं। जैसे कि आपके करंट एसेट्स हैं 1 लाख के और आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाती है 1,20,000। इट मींस क्या है, अब आपका रेशियो क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 120, 0.833। 0.8। जी इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं आपकी करंट एसेट के कंपैरिजन में। इसको कम करो। तो ये जो रेशियो है जो सिक्योर्ड और गुड पोजीशन आपकी कंपनी की जो रिप्रेजेंट करता है, वो ये रेशियो यहां से लेकर के यहां तक रिप्रेजेंट करता है कि 1.5 से लेकर 2 के दरमियान आपका करंट रेशियो होना चाहिए। इससे ना ज्यादा हो ना इससे कम। अगर इससे ज्यादा होगा इट मींस कि आपकी लायबिलिटीज बहुत कम है, आप कैश पे काम कर रहे हो। देखो कैश पे काम करने का मतलब ये है कि आपने अपना पैसा बाउंड किया हुआ है। कैश पे ठीक काम है। करने का मतलब ये है कि आपका रिसीवेबल बहुत ज्यादा है, आपने अपना पैसा बाउंड किया हुआ है। क्यों अपना पैसा बाउंड किया हुआ है? आप उस पैसे को कहीं और भी लगा सकते थे जिससे आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो सकता था। तो जी 1.5 से कम भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तो सही है। आपको अपने करंट रेशियो को 1.5 से 2 के दरमियान रखना होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट आ जाता है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपके पास एसेट टेस्ट रेशियो। जी एसेट टेस्ट रेशो। अब एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है जो आपके पास आपके सिलेबस में डिफाइन किया गया है? वो है करंट एसेट्स वैसे आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको माइनस कर दो और फिर आप डिवाइड करवाओ अपनी करंट लायबिलिटीज से। आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दो और फिर करंट लायबिलिटीज के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, ये जो गुड रेशियो या सिक्योर रेशियो माना जाता है
0.662 1। सॉरी सॉरी, 0.6 नहीं, 1 रेशियो माना जाता है, यानी कि ये आपका 1 होना चाहिए। ये आपका कंफर्ट जोन हो। कि एसिड टेस्ट रेशियो आपका 1 होना चाहिए। करंट रेशियो हो गया, एसिड टेस्ट रेशियो हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ और रेशियोज आते हैं जिनको हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो में सबसे पहले आपके पास आता है इन्वेंट्री टर्नओवर। ये पढ़े हुए आपने? जी, ये वो जो हमने पढ़े हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, इसका फार्मूला होता है आपके पास एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल एंड मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अब ये क्या है, ये आपको ये बता रहा है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो इन डेज में, मतलब कितने अरसे में आपकी इन्वेंट्री सेल हो जाती है। एक एवरेज आपको बताता है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में आपकी इन्वेंट्री सेल हो जाती है और आपको एक नई इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी जो इन्वेंट्री का आउटफ्लो है वो कितने दिनों में हो रहा है, और फिर इनफ्लो यानी कि नई इन्वेंट्री आपके पास कितने अरसे में आ जाती है। ठीक क्लियर है। है यहाँ तक? क्लियर है। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री किस तरह से फाइंड आउट की जाती है ये भी देख लो। एवरेज इन्वेंट्री निकलती है एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री एंड डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री से ही, इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद, इन डेज के बाद इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय
एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री उसी तरह से निकलेगी जैसे मैंने आपको बताया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अगर लेट सपोज क्वेश्चन में एक ही इन्वेंट्री दी जा रही है तो वही आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में दो इन्वेंट्री दी जा रही है, ओपनिंग भी दी जा रही है, एंडिंग भी दी जा रही है, तो आपने क्या करना है, ओपनिंग में एंडिंग को प्लस करके और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर दो। अगर हमें एंडिंग इन्वेंट्री दी होती तो फिर सिंपल एंडिंग इन्वेंट्री से डिवाइड करना है 2। जी बिल्कुल, अगर एक इन्वेंट्री होती है वो कंसिडर की जाती है कि वो एंडिंग इन्वेंट्री है, फिर आप उसी को आप एवरेज इन्वेंट्री कंसिडर करते हो, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते हो। डिवाइडेड बाय 2 सिर्फ तब होगा ऐसी सिचुएशन में जब दो इन्वेंट्रीज आपको गिवन हो, ओपनिंग भी गिवन हो अच्छा। और एंडिंग भी गिवन हो। ठीक है ठीक है। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद रिसीवेबल टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का मतलब, रिसीवेबल का मतलब होता है कि वो पैसा जो आपने अपने कस्टमर से लेना है उसको आप कहते हो ट्रेड रिसीवेबल। अब ओ कितने ओके अरसे ओके। में आपको आपका कस्टमर आपका पैसा ज्यादा आपको वापस कर देता है, ये कहलाता है कितने दिनों में। जैसे कि 30 दिन का आपने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, या 40 दिन का आपने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, या 60 दिन का आपने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज आ रहा है आपके पास, कि कितने डेज में आपका जो कस्टमर है वो आपको आपके पैसे जो है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल एंड मल्टीप्लाई बाय 365। हमेशा याद रखिएगा, यहां पर जो आप सेल लोगे, इट मस्ट बी ऑन क्रेडिट, इट मस्ट बी ऑन क्रेडिट, इट मस्ट बी ऑन क्रेडिट। मीन्स के उधार वाली आपने सेल लेनी है, कैश सेल नहीं लेनी, क्योंकि रिसीवेबल जनरेट होता है आपका क्रेडिट सेल से। कि जी जब जी जी। आप ऑन क्रेडिट अपनी इन्वेंट्री को सेल करते हो तो उससे आपके आपके कस्टमर का रिसीवेबल जनरेट होता है कि हमें इतने कस्टमर से पैसे लेने। और रिसीवेबल टर्नओवर आपको ये बताता है कि कितने डेज में आपका कलेक्शन हो जाती है आपको अपने कस्टमर से, कितने दिनों में ठीक आपको है। आपके कस्टमर से पैसे मिल जाते हैं, एक एवरेज आपको बता देता है। फिर ऐसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर, ये भी डेज में बात हो रही कि आप अपने सप्लायर को कितने दिनों में पेमेंट कर देते हो। ठीक है। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है ओके। ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज, क्योंकि देखो पेबल निकलता है परचेज से, जैसे रिसीवेबल निकलता है सेल से, तो पेबल निकलता है आपकी परचेज से। जब आप इन्वेंट्री को बाय करते हो, ऑन क्रेडिट बाय करते हो, तब आपके सामने ट्रेड पेबल आता है। जी। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट परचेज, और परचेज मस्ट बी ऑन क्रेडिट, परचेज मस्ट बी ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट होनी चाहिए, कैश पर नहीं होनी चाहिए।
जी, अगर वो क्रेडिट पे नहीं होगा तो फिर तो इसका पेबल निकल ही नहीं सकता। सॉरी, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर परचेज क्रेडिट पे नहीं होगा तो फिर इसका वो पेबल निकल ही नहीं सकता। नहीं निकल सकता ना, बिल्कुल सही नहीं निकल, जब आपने उधार पे खरीदा ही नहीं है तो पैसे कौन से देने हैं आप। हाँ। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो। एक और बस चीज यही भी देख लो, फॉर्मूले सारे। एक और चीज भी देख लो, एफिशिएंसी रेशियो में आपके पास आ जाता है नॉन करंट एसेट टर्नओवर। और ये आता है इन टाइम्स। ओके। नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। और बुक वैल्यू आपको पता है कैसे आती है कि आप उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। देखो ये आपको हेल्प आउट करता है। आप जो फिक्स एसेट परचेज करते हो किस लिए परचेज करते हो, आप जो फिक्स एसेट परचेज करते हो किस लिए परचेज करते हो। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो बिल्डिंग आपने खरीदी, या जी। आपने एक शॉप खरीदी, या आपने जो है वो व्हीकल खरीदा, आपने इक्विपमेंट खरीदे, वो बेसिकली किस लिए होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि सर यहाँ पर ये फिक्स एसेट्स जो है इनकी हेल्प से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। अगर बिल्डिंग ले रहा हूं मैं एक फैक्ट्री के लिए, तो वहां पर कपड़ा बनेगा या कुछ भी वटेवर जो भी कुछ बनेगा, उससे सर मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये आपको बताता है नॉन करंट एसेट टर्नओवर, कि आप उन नॉन करंट एसेट से नेट रेवेन्यू का कंपैरिजन कर रहे हो कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, और वो इन टाइम आता है। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। रुपीज इन डॉलर में बात होगी। रेवेन्यू में बता रहा हूं कि आपके पास कंपनी ए का $40,000 है और कंपनी बी का भी $40,000 है। और नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो 10,000 है, और यहाँ पर कितने 2,000। तो यहाँ पर अगर आप 40,000 डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो आई थिंक कितना आएगा, 40,000 फोर। डिवाइड बाय 10,000 फोर टाइम्स आ जाएगा। और यहाँ ये पर बस आपने जो नॉन करंट एसेट है इनकी नेट बुक वैल्यू वो डायरेक्टली की। हाँ नेट, आप इसको एज्यूम करोगे ये नेट बुक वैल्यू है। ठीक है। और यहाँ पे 40,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 20 टाइम्स आएगा। 20 टाइम्स की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो हमारे पास कंपनी बी है वो नॉन करंट एसेट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, कि हम उन हाँ। नॉन करंट एसेट्स की हेल्प से 20 दफा अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 20 टाइम्स हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
आइदर अगर हाँ, कंपनी ए की बात की जाए तो सर उसने क्या किया है कि नॉन करंट एसेट को यूज करते हुए सर सिर्फ हमने 4 दफा में अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। यहाँ पर आप लिख सकते हो कंपनी बी इज मेकिंग फॉर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज एट इट डिस्पोजल। ठीक है, ये अपने एसेट को बेटर यूज कर रही है क्योंकि आपका एसेट डिस्पोज ऑफ होता है और डिस्पोज ऑफ होते होते 20 टाइम्स आपने उससे रेवेन्यू जनरेट कर लिया। और ये जो कंपनी ए है ये सिर्फ 4 दफा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर पाई। मतलब कंपनी भी जो है वो अपना रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज कर रही है। सॉरी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ जो कंपनी भी है वो अपना रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज कर रही है, और कंपनी ए जो एफिशिएंटली है वो। यूज कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो ज्यादा दफा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स लेते हैं बाकी रेशियोज की भी। अच्छा, हमारे पास 2020 ले लो और 2019 ले लो। बात होगी डॉलर्स में। ठीक है। ठीक है। ये रेशोस का चैप्टर खत्म हुआ कि नहीं, अभी बाकी है? सॉरी, कह रहे हो ये रेशोस का चैप्टर खत्म हुआ बस कि नहीं, इसके अभी पास बाकी पेपर्स है? करने हैं। एक दो खत्म हो गया। एक दो क्लासेस लगेंगी तो पांच पेपर्स हो जाएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, आप अपना बैंक डिटेल सेंड करें कि नहीं, मैं इस पे ट्रांसफर करूँ इजी पैसा में? जी, मैं कह रहा हूँ बैंक डिटेल्स आपके पास नहीं है कि नहीं, इजी पैसा में ट्रांसफर करूँ? मैं बैंक डिटेल भी शेयर कर दूंगा। इजी पैसा में करते हैं, ज्यादा बेहतर है, आसानी हो जाएगी। या बैंक डिटेल्स भी है मेरे पास, वो शेयर हाँ, कर। नहीं कोई मसला नहीं, मैं इजी पैसा में ट्रांसफर करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है? जी, मैं कह रहा हूँ मैं इजी पैसा में ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। और थोड़ा सा ये क्लासेस बढ़ाते हैं ना, जो रिसेंट वीक था उसमें हमने बिल्कुल भी क्लास नहीं लिया था। बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अब ज्यादा क्लासेस। जी।
ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब आपसे ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दोनों ईयर्स के दोनों ईयर्स के ये सारे रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, करंट रेशियो भी, एसेट टेस्ट रेशियो भी, इन्वेंटरी टर्नओवर भी, इन डेज ठीक है। में भी, इन टाइम में भी, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज इन टाइम, और नॉन करंट एसेट टर्नओवर इन टाइम्स, ठीक है। ये सारे इजीली ठीक है। फाइंड आउट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। ये 2020 होमवर्क में है। आपका जो रेवेन्यू है वो $600 है। 2019 में आपका जो रेवेन्यू है वो 450 है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2020 में आपकी 40 है, परचेजेस 420 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी $50। और 410 आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये क्योंकि आप ओपनिंग में जो परचेज ऐड क्लोजिंग करते हो। इन्वेंट्री होती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। सॉरी जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल आती है। आप क्या करते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री में आप ऐड करते हो परचेजेस और क्लोजिंग को माइनस कर देते हो। 40 अच्छा। में 420 ऐड करोगे और 50 को माइनस करोगे, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल 410। ठीक है। ओके ओके। ऐसे ही यहाँ ओपनिंग में परचेजेस को क्या किया आपने, ऐड किया है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 290। अगर हमें ओपनिंग ना दिया हो और सिर्फ परचेजेस दिया हो क्लोजिंग, तो परचेजेस से डायरेक्ट क्लोजिंग माइनस कर लेंगे और कॉस्ट हाँ, ऑफ सेल्स आ डायरेक्ट जाएगा। आप परचेजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो, लेकिन अमूमन ऐसी सिचुएशन में जब आपको ओपनिंग नहीं दी जा रही होती ना, तो वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल दे देते हैं। नहीं हो तो आप ठीक है। परचेजेस में से ठीक है। क्लोजिंग माइनस कर दो। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया कि हमने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया 410 को, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 190 और 160। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 54 और 48। ट्रेड पेबल हमारे पास है 42 और 18। और नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास 120 और 150। ये हमारे पास क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। अब इजीली आप सारे फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं कर लूंगा होमवर्क में। हाँ, ये अब आपका ये होमवर्क रहा, समझो कि ये आपको ट्राई करना है खुद से। ये ट्राई कर लेंगे तो फिर हम कल से क्या करेंगे, पास पेपर्स कर लेंगे। ओके। ओके। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे ना, वो इसके देख लेंगे, क्यूरी किस तरह से आ रही है। ठीक है। ओके। चलो ठीक है जी, आज के लिए इतना ओके। काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।